अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सुन रहे हैं ये वाक़या हॉरर स्टोरीज़ इज़राहिल यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बख़ैर होंगे और वाक़यों को एंजॉय कर रहे होंगे। बहुत खुशी महसूस होती है जब आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, आपके लाइक्स देखता हूँ। इसी तरह से इंशाअल्लाह सच्चे वाक़यों का सिलसिला जारी रहेगा। आज का वाक़या जो मैं आपको सुनाने लगा हूँ, ये वाक़या सन 2018 का है। मिर्ज़ा साहब जौनपुर के रहने वाले थे और मिर्ज़ा साहब प्राइवेट नौकरी करते थे और उनकी तनख्वाह काफ़ी अच्छी थी और बहुत ऐशो आराम के साथ उनकी ज़िंदगी गुज़र रही थी। मिर्ज़ा साहब सोचते हैं कि उनका घर छोटा है तो क्यों ना कोई दूसरा घर ले लिया जाए। यही सोच के मिर्ज़ा साहब एक प्रॉपर्टी डीलर से बात करते हैं और उससे दरियाफ्त करते हैं कि उनके लिए कोई अच्छा बड़ा सा घर जौनपुर में ही तलाश किया जाए। कुछ रोज़ के बाद वो प्रॉपर्टी डीलर मिर्ज़ा साहब से राब्ता करता है और मिर्ज़ा साहब को बताता है कि उसने उनके लिए एक आलीशान घर जो कि 4000 स्क्वायर फीट पे बना हुआ है वो ढूंढ लिया है। वो आकर उसे देख लें, उनको पसंद आता है तो फिर आगे ही बात करी जाए। मिर्ज़ा साहब आते हैं, घर देखते हैं। मिर्ज़ा साहब को घर काफ़ी पसंद आता है। मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि घर मुझे तो पसंद आ गया है, मैं अपनी बीवी और अपने इकलौते बेटे को भी ये घर दिखाना चाहता हूँ। दूसरे रोज़ मिर्ज़ा साहब अपनी बीवी और अपने बेटे दोनों के साथ घर देखने के लिए आते हैं। उनके फैमिली मेंबर्स को भी, यानी कि उनकी बीवी और उनके बेटे को भी वो घर काफ़ी पसंद आता है। आखिरकार सब लोग एक मत बनाकर वो घर खरीदने को राज़ी हो जाते हैं। घर की रजिस्ट्री करवाई जाती है और अगले ही हफ्ते उनके पुराने घर का सारा सामान उनके नए घर में शिफ्ट करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। 2 दिन की जद्दोजहद के बाद उनका घर का सारा पुराना सामान उनके नए घर में शिफ्ट करा दिया जाता है। मिर्ज़ा साहब ने जो घर ख़रीदा था उसमें काफ़ी अरसे से रंगाई पुताई का काम नहीं हुआ था। तो मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि पहले लगे हाथ इसमें रंगाई पुताई का भी काम पूरा करा लिया जाए। मिर्ज़ा साहब रंगाई पुताई का काम शुरू करवाते हैं। कुछ अरसे के बाद वो काम मुकम्मल हो जाता है। अब उनका घर रहने लायक बन जाता है। घर काफ़ी बड़ा था और 4 स्टोरी का था। घर के पहले फ्लोर पर एक बड़ा सा हॉल, 4 गेस्ट रूम, इसी तरह से दूसरे फ्लोर पर एक बड़ा सा हॉल, 5 गेस्ट रूम बने हुए थे। उनका बेटा फर्स्ट फ्लोर पर अपना कमरा ले लेता है। खैर,
अब वो लोग धीरे धीरे उस घर से मायूस होने लगे थे और सबको बड़ी ही खुशी हो रही थी कि उनको एक नया घर मिल गया है जो पहले वाले घर से काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा है। इसी बीच उनका बेटा अपने कमरे में एक रात सो रहा था। तभी उसको महसूस होता है कि उसके कमरे में कुछ हलचल हो रही है और उसके कमरे में कोई मौजूद है। उसकी नींद खुलती है, वो उठता है, इधर उधर देखता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। सिर्फ एक आहट थी जो उसको महसूस होती है। मिर्जा साहब का बेटा सोचता है कि शायद उसका वहम है और नया घर है, तो वो इस बात को इग्नोर कर देता है। 3 दिन के बाद अचानक से फिर से यही मामला शुरू होता है। जैसे ही रात का 1 बजता है, फिर उसे महसूस होता है कि उसके कमरे में कोई और मखलूक भी मौजूद है। लेकिन जैसे ही उनका बेटा जागता है और देखता है तो उसे फिर कोई दिखाई नहीं देता। वो ये बात अपने वालिद को बताता है। मिर्ज़ा साहब ये बात सुनते हैं और कहते हैं कि ठीक है, तुम अपना कमरा बदल लो। बहरहाल वो अपना कमरा बदल लेता है। कमरा बदलने के बाद से उसे कुछ भी महसूस नहीं होता और वो आराम से उसमें रहने लगता है। उनका बेटा पढ़ाई करने के लिए बाहर मुल्क जाना चाहता था। उनके वालिद भी राजी थे कि अच्छी पढ़ाई हो जाएगी, फिर अच्छी नौकरी मिल जाएगी, तो वो अपने बेटे को पढ़ने के लिए हिंदुस्तान से बाहर भेज देते हैं। उसका एक दोस्त और था, वो भी उसके साथ हो लेता है और उन दोनों का एडमिशन एक ही कॉलेज में बाहर मुल्क में हो जाता है और कॉलेज में ही बने हॉस्टल में वो लोग एक रूम शेयर करके रहने लगते हैं। कुछ रोज तो बिल्कुल नॉर्मल गुजरते हैं, लेकिन एक रात मिर्जा साहब के बेटे का दोस्त वो रात को अचानक से जागता है तो वो देखता है कि मिर्जा साहब का बेटा वो दीवार की तरफ मुंह करे खड़ा हुआ है और किसी से धीरे धीरे बातें कर रहा है और मुस्कुरा रहा है। उसे लगता है कि शायद ये मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। वो जाता है उसके पास और उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है कि तुम किससे बातें कर रहे हो? मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? मैं नहीं डरने वाला। लेकिन मिर्जा साहब का बेटा उसी अंदाज में दीवार की तरफ मुंह करे खड़ा रहता है, ना इधर देखता है ना उधर देखता है। अब इसके दोस्त को कुछ शक होता है कि कुछ तो मसला है। वो चुपचाप अपने बिस्तर पर आकर लेट जाता है और उसे देखता रहता है। देखते देखते न जाने कब उसे नींद आ जाती है। सुबह होती है, वो दोनों क्लास अटेंड करने जाते हैं और दोपहर को जब क्लास अटेंड करके वापस अपने कमरे पर आते हैं तो उसका दोस्त मिर्जा साहब के बेटे से पूछता है कि कल रात को तुम दीवार के पास खड़े होके आखिर किससे बातें करके हंस रहे थे? तो वो कहता है कि मैं तो किसी से बातें नहीं कर रहा था, मैं तो सो रहा था। तो उसका दोस्त कहता है नहीं, मैंने तुमको देखा था और तुम्हारे कंधे पे हाथ रख के तुमसे पूछा भी था कि आखिर तुम किससे बात कर रहे हो, लेकिन तुम कुछ नहीं बोले।
ये माजरा क्या है, मुझे बताओ। क्या तुम टेंशन में हो? क्या तुम डिप्रेशन में हो? तो मिर्ज़ा साहब का बेटा कहता है कि मुझे किस बात की टेंशन होने लगी और मैं क्यों डिप्रेशन में रहूँगा। ये सब तुम्हारा वहम है या फिर तुम मजाक कर रहे हो। खैर, उस वक्त बात को दोनों ही इतना सीरियस नहीं लेते हैं और बात ख़त्म हो जाती है। फिर उसी रात मिर्ज़ा साहब के बेटे का दोस्त देखता है कि फिर रात के वक्त वो दीवार की तरफ मुंह करे खड़ा हुआ है और फिर किसी से बातें कर रहा है और मुस्कुरा रहा है। इस बार वो डर जाता है और कुछ नहीं बोलता और किसी तरह से रात काटता है। अगले रोज वो मिर्ज़ा साहब को फ़ोन करता है और उनको बताता है कि आपके बेटे के साथ ये हो रहा है रोज़। मिर्ज़ा साहब भी बहुत परेशान हो जाते हैं। मिर्ज़ा साहब उससे कहते हैं कि तुम कुछ दिन तक और नज़र रखो। अगर ये मामला इसी तरह जारी रहता है तो मुझको फिर से बताना, फिर मैं कुछ करने की कोशिश करूँगा। उसका दोस्त कहता है ठीक है अंकल, मैं आपको कुछ दिनों के बाद फिर से बताऊंगा। ऐसा होते होते तकरीबन 15 से 20 दिन गुजर जाते हैं और रोज रात का मामूल उसका यही हो जाता है। आखिरकार वो फिर से मिर्ज़ा साहब को फ़ोन करता है और उनसे बताता है कि आज 20 दिन हो गए हैं और रेगुलर ये वही हरकतें कर रहा है। अब मिर्ज़ा साहब भी टेंशन में आ जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। मिर्ज़ा साहब अपने बेटे से कहते हैं कि तुम वापस हिंदुस्तान लौट आओ। वो वजह पूछता है तो मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि वजह कुछ नहीं है, बस मेरा ये हुक्म है। मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपनी पढ़ाई हिंदुस्तान में ही पूरी करो, वहाँ मत रहो। मिर्ज़ा साहब उसको वापस हिंदुस्तान बुला लेते हैं। जब इनका बेटा वापस आता है तो मिर्ज़ा साहब जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या मामला था। वो पूछते हैं कि तुम रात को ऐसा क्यों करते थे। तो वो कहता है कि अब्बा मुझे कुछ नहीं याद, मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ। मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि ठीक है, बहरहाल तुम थके हुए हो, खाना खाओ और जाके सो जाओ, कल सुबह तुमसे बात करूँगा। वो खाना खाता है और अपने कमरे में चला जाता है। रात के 2 बजे मिर्ज़ा साहब उठते हैं और चुपचाप जाके उसके कमरे का दरवाज़ा धीरे से खोल के अंदर देखते हैं। तो मिर्ज़ा साहब भी हैरान हो जाते हैं देखकर। वो देखते हैं कि उसके दोस्त ने जो कुछ कहा था वो एकदम सच और दुरुस्त कहा था। वो इस वक्त भी दीवार की तरफ मुंह करे धीरे धीरे किसी से बात करके मुस्कुरा रहा है। अब मिर्ज़ा साहब को यकीन हो जाता है कि ये मामला बहुत पेचीदा है। मिर्ज़ा साहब दूसरे ही दिन अपने ताल्लुकात में जानने वाले एक आमिल से बात करते हैं। वो आमिल साहब मिर्ज़ा साहब के घर आते हैं, उसके बेटे को देखते हैं और देखने के बाद मिर्ज़ा साहब से बताते हैं कि इसके ऊपर किसी का साया है, किसी गैर मरई मखलूक ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया है। अब मैं आपसे जो कहूँगा आपको वो 1 हफ्ता तक करना है और नागा नहीं होना चाहिए। आमिर साहब उनसे कहते हैं कि मैं आपको कुछ पलीते दूंगा, आपको रोज़ रात को वो पलीते जलाने होंगे और कुछ अगरबत्तियां दूंगा, आपको वो 7 दिन तक जलानी होंगी। मिर्ज़ा साहब कहते हैं ठीक है, मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं।
बहरहाल रात का वक्त होता है। उनके बेटे को सोए हुए कुछ वक्त ही बीता होता है कि मिर्ज़ा साहब जाके पलीता जलाते हैं और अगरबत्ती भी जला देते हैं और जलाकर वापस अपने बिस्तर पर आके सो जाते हैं। मिर्ज़ा साहब ख्वाब में देखते हैं कि कोई शख्स मिर्ज़ा साहब से कह रहा है कि अगर तुमने ये पलीते और अगरबत्तियां जलाना बंद ना करी तो मैं तुम्हारे बेटे का कत्ल कर दूंगा, मैं उसको मार दूंगा। मिर्ज़ा साहब हड़बड़ा के ख्वाब से बेदार होते हैं और उठ जाते हैं। दूसरे दिन मिर्ज़ा साहब आमिल साहब को अपने ख्वाब के बारे में बताते हैं तो आमिल उनसे कहता है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, जैसा मैंने आपसे कहा है आप वैसा ही करिए। मिर्ज़ा साहब डरते डरते दूसरे दिन भी पलीता और अगरबत्ती जलाते हैं। 3 दिन तक ऐसा करते हैं तो कुछ नहीं होता, लेकिन अभी आफत तो उनका इंतज़ार कर रही थी। चौथी रोज़ जब मिर्ज़ा साहब पलीता जलाते हैं और अगरबत्ती जलाते हैं, जलाने के कुछ ही देर के बाद उनके बेटे की चीखने की आवाज़ें आती हैं। मिर्ज़ा साहब जाते हैं, जल्दी से अपने बेटे के कमरे में उनकी बीवी भी जाती हैं। देखती हैं कि वो अपने पेट पे हाथ रख के दर्द से तड़प रहा है। उनकी कुछ समझ में नहीं आता कि मेरे बेटे को अचानक क्या हो रहा है। वो जल्दी से पड़ोसी को बुला के डॉक्टर के पास हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल ले जाने से पहले ही उनका बेटा दम तोड़ देता है। मिर्ज़ा साहब को बहुत गहरा सदमा लगा था। उनका इकलौता जवान लड़का अब इस दुनिया से जा चुका था। उनको समझ ही में नहीं आ रहा था कि आखिर खता क्या थी। बहरहाल अब उसकी तदफीन करी जाती है, सारे रिश्तेदार आते हैं, ये बात पूरे ख़ानदान में फैल जाती है। सब लोग आते हैं, तदफीन होती है। तदफीन करने के बाद यूं ही वक्त गुजरता रहता है। कुछ महीने इसी तरह से गुजर जाते हैं। मिर्ज़ा साहब के मामू का बेटा भी जौनपुर में ही रहता था और उसका खजूर का बिजनेस था। मिर्ज़ा साहब अपने मामू के बेटे से कहते हैं कि तुम मुझे 100 डिब्बे खजूर के ला के दे दो, मुझे गरीबों में तकसीम करने हैं। वो अपनी बीवी से बताता है कि उन्होंने 100 डिब्बे खजूर के मंगवाए हैं। उसकी बीवी उसको मना करती है कि तुम उनके घर मत जाना, उनका घर सही नहीं है, वहाँ पर जिन्नात हैं, कहीं ये तुम्हें भी नुकसान ना पहुँचा दें। लेकिन बिजनेस भी करना था और ताल्लुकात भी थे, तो वो अपनी बीवी की बात को दरकिनार कर देता है और गाड़ी में 100 डिब्बे खजूर के पैक करवा के रख के उसे उन मिर्ज़ा साहब के घर लेके चला जाता है। मिर्ज़ा साहब को वो जाके सारे खजूर के डिब्बे देता है उनके घर पे और उनसे पैसे लेता है। थोड़ी देर रुकने के बाद वो वापस आ रहा होता है। अब हल्का हल्का रात का पहर चढ़ने लगा था और अंधेरा हो चुका था।
वो जब उनके घर के जीने से नीचे उतर रहा होता है तभी उसको आवाज आती है कि कोई उससे कह रहा हो कि 2 डिब्बे खजूर मेरे लिए भी लेकर आना कल। वो सहम जाता है, इधर उधर देखता है लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। उसकी समझ नहीं आता कि आखिर ये मसला क्या है, किसकी आवाज थी। वो अपने घर आता है और अपनी बीवी को बताता है। अब उसकी बीवी परेशान हो जाती है और गुस्से में भी आ जाती है। वो कहती है, मैंने आपसे मना किया था कि आप वहां मत जाइए। ये हो ना हो उसी जिन की आवाज थी। अब अगर आप लेके नहीं जाएंगे तो वो आपको परेशान करेगा। अगली सुबह ये उठता है, 2 डिब्बे खजूर के पैक करके उनके घर ले जाता है और चुपचाप ग्राउंड फ्लोर पे बने एक कमरे के बाहर दोनों डिब्बे रख के वापस मुड़ के अपने घर जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ता है तो अचानक फिर एक आवाज आती है कि इसके पैसे तो लेते जाओ। तो वो डरा सहमा हुआ कहता है बड़ी हिम्मत करके कि नहीं, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मैं इसके पैसे नहीं ले सकता आपसे। तब वो गैर मरई मखलूक गुस्से में आती है और वो और तेज कहती है, तुमसे जितना कह रहा हूं उतना करो। मैं कह रहा हूं पैसे लो तो पैसे उठा लो। ये डरता डरता धीरे से पीछे मुड़ता है, पलटता है तो देखता है कि वहां से खजूर के डिब्बे गायब हैं, लेकिन वहां पर 400 रुपए रखे हुए हैं। वो चुपचाप वो पैसे उठा के अपनी जेब में रख लेता है और उस घर से वापस अपने घर लौट आता है। वो सारा मामला अपनी बीवी को बताता है। उसकी बीवी उसको सख्ती से मना करती है कि अब आप कभी उस घर में मत जाइएगा। कुछ अरसे के बाद मिर्ज़ा साहब फिर उसको फ़ोन करते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे कुछ और खजूरों की ज़रूरत है, क्या तुम मुझे ला दोगे? तब वो साफ इनकार कर देता है और कहता है कि आपके घर में जो मखलूक है मुझे उससे डर लगता है और मुझे अपनी जान प्यारी है, मैं आपके घर नहीं आ पाऊंगा। मिर्ज़ा साहब ये सुन के परेशान भी होते हैं और उन्हें गुस्सा भी आता है कि घर मेरा है, आखिर यहाँ पर किसी और का कब्ज़ा कैसे हो सकता है। मिर्ज़ा साहब बहुत ही निडर आदमी थे। मिर्ज़ा साहब एक दूसरे आमिल के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम मेरे घर को इस मखलूक से खाली कराओ। वो आमिल कहता है कि ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा। आमिल आकर अपना अमल शुरू करता है। रोज़ आमिल आ जाता था और 10 दिन तक आमिल अपना अमल पूरा करता है और उनसे कहता है कि अब ये मखलूक आपके घर से जा चुकी है, अब आप पुरसुकून होकर यहाँ रह सकते हैं। मिर्ज़ा साहब सोचते हैं कि अब तो इस घर से मखलूक का साया हट चुका है, इसलिए अब कोई डरने की बात नहीं है। मिर्ज़ा साहब अपनी बीवी को भी बताते हैं। कुछ रोज़ ही गुजरे थे कि अचानक रात को मिर्ज़ा साहब के पेट में भी उसी तरह से दर्द उठता है। वो भी कराते हैं दर्द से। उनकी बीवी जल्दी से उठती है, अस्पताल फ़ोन करके एम्बुलेंस बुलाती है, लेकिन उनके साथ भी वही होता है जो उनके बेटे के साथ हुआ था। अस्पताल पहुंचने से पहले ही मिर्ज़ा साहब भी दम तोड़ देते हैं। तन्हा बचती है उनकी बीवी। मिर्ज़ा साहब की तदफीन करने के बाद और अपनी इद्दत गुजारने के बाद उनकी बीवी उस घर को खाली कर देती है और बेच देती है और किसी और जगह घर लेकर वहां रहने लगती है। उस घर में आज भी
कोई इंसान सुकून के साथ रह नहीं पाता। बहुत आमिल आए और बहुत आमिल गए, लेकिन कोई भी उस घर को उस मखलूक से खाली ना करा पाया। मेरे दोस्तों, जब भी कोई नया घर लें, नई ज़मीन लें, उसका इस्तिखारा ज़रूर करवा लें। उसकी हिस्ट्री ज़रूर पता कर लें कि आखिर यहाँ पर इस घर में जो शख्स पहले रहता था वो घर छोड़ के क्यों गया, उसके घर छोड़ के जाने की वजह क्या थी, वो घर क्यों बेचना चाहता है। क्योंकि अक्सर लोग अपनी बला को टालने के लिए ही किसी दूसरे ग्राहक को ढूंढते हैं ताकि उनके सर से बला टल जाए। हमारे और आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, इसलिए होशियार रहें। उम्मीद करते हैं कि आपको वाकया पसंद आया होगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमें पता है कि बहुत से लोग सुनते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। उनसे भी गुजारिश है कि सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। हमारी हौसला अफजाई करेंगे तो इसी तरह से वाकये भी इंशाअल्लाह आते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।